जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे और मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का भी अच्छा ख्याल रख रहे हैं। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 5 इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट आर्टिकल्स फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू ऑन द 24th एंड 25th ऑफ सितंबर। तो चलिए अपने पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। तो पहला आर्टिकल हिंदू में कल आया था, अ क्लाइमेट चेंज नैरेटिव दैट इंडिया कैन स्टीयर। सो ये किस कंटेक्स्ट में? दिस इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज Summit 26, which is going to be held at Glasgow, which is in UK। ठीक है, तो ये यूके में, यूनाइटेड किंगडम में ये जगह है। ठीक है, ग्लासगो। नाउ व्हाट आर द कंसर्न्स जिसके चलते ये आर्टिकल लिखा गया है? नाउ सो वी ऑल नो क्लाइमेट चेंज इज अ वेरी कंसर्निंग इशू, इट्स अ वेरी बर्निंग इशू। एंड क्लाइमेट चेंज के चलते सभी कंट्रीज, हम बार बार इस बात के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, दैट देयर इज नो कंट्री इन द वर्ल्ड विच कैन से दैट वी आर सेफ because of climate change. Everybody is getting impacted because of climate change. ठीक है, अब इसके चलते इंडिया के भी अपने कंसर्न्स हैं। आफ्टर ऑल इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया के अपने एस्पिरेशनल नीड्स हैं, डेवलपमेंटल नीड्स हैं। उसके चलते इंडिया ने रिस्पॉन्सिबली अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट्स भी मीट करने हैं, जो इंडिया की कमिटमेंट्स रही हैं टुवर्ड्स द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 इन पेरिस इन 2015। वो टारगेट्स भी इंडिया ने मीट करने हैं। तो अभी मोर और लेस क्लाइमेट चेंज को लेकर जो डिस्कोर्स है ग्लोबली बहुत ज्यादा अब इंगेजिंग हो चुका है। बहुत सारी कंट्रीज अब क्लाइमेट चेंज को लेकर, उसके इंपैक्ट्स को लेकर बातें कर रही हैं। अब इंडिया कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है आगे जाके टुवर्ड्स द ग्लासगो समिट एंड इन जनरल टुवर्ड्स सीइंग अ ग्रीन एनवायरनमेंट? Now the 2010 to 19 decade, so the पिछला जो decade था पूरा, that was the hottest with mean temperature of 0.36 degrees Celsius higher than average. So we all saw weird events happening. We all saw, चाहे कनाडा है चाहे अमेरिका है, ऑल दीज पार्ट्स जहाँ पे बहुत सर्दी रहती है, कि वहाँ पे बहुत गर्मी पड़ रही थी। ठीक है, अभी हमने अभी इसी साल देखा कि ब्रिटिश कोलंबिया में 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। वी ऑल सॉ फॉरेस्ट फायर्स हैपनिंग वेदर इन कैलिफोर्निया, वेदर इन साउथ अमेरिका, वेदर इन कनाडा। सो ऑल दीज वियर्ड एंड फनी थिंग्स वर हैपनिंग बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। इंडिया में एक्सपीरियंस a 4.4 degrees Celsius rise by the end of the century. Now, दोस्तों अभी तक तो पिछले 15-20 सालों तक तो ये था कि जितनी भी नेशंस हैं इन सबका ये टारगेट होना चाहिए, चाहे वो डेवलप्ड है चाहे वो डेवलपिंग है, कि बाय द एंड ऑफ द 21st सेंचुरी हम कैसे कोशिश कर सके कि जो ग्लोबल एवरेज तापमान है वो 2 डिग्री 3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा राइज ना करे। ठीक है, यानी कि यहां तक हम लिमिट कर सके। बट अभी जो आईपीसीसी की पीछे रिपोर्ट भी आई है उसके हिसाब से जो टेम्परेचर ब्रीच है, जो हम कोशिश कर रहे थे, सारी कंट्रीज कोशिश कर रही थी कि हम ये 2-3 डिग्री सेल्सियस तक ब्रीच लिमिट ना कर पाए, वो 2050 तक ही हो जाएगी। चाहे जितना मर्जी हम नेट जीरो कार्बन एमिशन के टुवर्ड्स जाएं, जितना मर्जी अभी हम ज्यादा क्लीनर टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करें। बल्कि इस बात की भी चिंता जताई गई है दैट इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें तो बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी हमारा जो टेम्परेचर है, ग्लोबल टेम्परेचर, जो हमारा इंडिया का एवरेज टेम्परेचर है, दैट माइट राइज इवन बियॉन्ड 6 डिग्री सेल्सियस। तो दैट इज वेरी स्केरी, गर्मियां और बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो साइक्लोन अम्फन दैट हिट इंडिया in 2020, so that cost more than $13 billion. So this hit right in the middle of the pandemic also. तो ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो एनवायरमेंटल चेंजेस करके, जो क्लाइमेट चेंज करके जो इंपैक्ट्स हो रहे हैं, जो डिजास्टर्स आ रहे हैं, साइक्लोन्स हो, फ्लड्स हो, ड्रॉट्स हो, इसका इकोनॉमिक कॉस्ट भी है एंड दैट इज वेरी वेरी हैवी। दैट इकोनॉमिक कॉस्ट विच वी एज अ डेवलपिंग कंट्री हैज टू फेस, दैट इज वेरी हैवी। सो इमेजिन द डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ अफ्रीका, उनको कितना मैसिवली फेस करना पड़ेगा वहां पे जो क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट जो आते हैं, जिस तरह के इवेंट्स आते हैं, कितना उनको मैसिवली सफर करना पड़ेगा। इंडिया हैज लॉस्ट अबाउट 235 square kilometers to coastal erosion due to the climate change induced sea level rise. ठीक है, और अगर हम इंडिया के डेक्कन प्लेटू की बात करें, सो डेक्कन प्लेटू हैज सीन 8 out of the 17 severe droughts since 1876। यानी कि पिछले 150 सालों में, पिछले 140-145 सालों में 17 जो ड्रॉट्स आई थी, उनमें से 8 जो है वो सिर्फ डेक्कन प्लेटू में ही आई हैं इन द 21st सेंचुरी। अगेन वेरी pressing concern. Now what are the policy initiatives which we have taken? So यहाँ पे एक इंडेक्स आ जाता है, इंडिया has held the top 10 positions for the second year in a row in 2020s, the climate change performance index. तो यहाँ पे देखिए एनवायरमेंट को लेके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके, रिस्पॉन्सिबल एक्शंस की अगर हम बात करें टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज, टुवर्ड्स ग्रीन हाउस गैस मिटिगेशन, इंडिया के काफी, वी शुड गिव क्रेडिट टू इंडिया कि इंडिया ने यहाँ पे बहुत रिस्पॉन्सिबली रोल प्ले किया है। ठीक है, ऑल्दो देयर इज लॉट ऑफ स्कोप फॉर फर्दर इंप्रूवमेंट, बट नेवरदलेस वी हैव डन वेल। नाउ वी हैड प्लेज्ड
nationally determined contributions with a goal of reducing emissions intensity of GDP by, तो यानी कि हमने जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो 2015 में हुआ था, जो क्लाइमेट समिट 2015 में पेरिस में COP21 हुआ था, वहां पे हमने ये प्लेज किया था लेमैन टर्म्स में कि देखो जितनी हमारी कार्बन अभी इंटेंसिटी है, जितनी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की इमिशन है, वो हम बाय 2030 33 से 35% कम इमिट करेंगे। ये हमारा प्लेज है टुवर्ड्स 2030। ये हमारा कंट्रीब्यूशन रहेगा टुवर्ड्स सीइंग अ ग्रीनर वर्ल्ड, टुवर्ड्स सीइंग अ ग्रीनर एनवायरनमेंट, अ क्लीनर एनवायरनमेंट। ठीक है, उसके चलते हमने ISA भी बनाया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। ये हमारा आइडिया था, इंडिया का ये आइडिया था ये अलायंस बनाने का। तो इसमें इस कोलिशन में अबाउट 120 कंट्रीज हैं विद सोलर रिच रिसोर्सेज एंड दे एम टू मोबिलाइज $1 ट्रिलियन बाय 2030। बट ये सब तो पॉलिसीज हैं, वेरी नाइस, on paper they look very good. We have even achieved quite a lot. We have, as I have told many times in the past also, कि हमने जो हमारा जो टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी से जो हमने मीट करना था, which was 175 गीगावाट्स by 2030, हम ऑलरेडी आज 2021 की बात करें हम 191 गीगावाट अचीव कर चुके हैं, और अब हमारा जो टारगेट है टुवर्ड्स 2030 वो 450 गीगावाट है। ये सब ठीक है, लेकिन ये फाइनेंसिंग का जो इशू है, ISA की जो हमने बात करी कि मोबिलाइज करेंगे $1 ट्रिलियन को, ये अभी तक कहाँ है? ये फाइनेंस अभी तक नहीं आया। ठीक है, बातें बहुत हुई हैं बट इसका फाइनेंस नहीं आया अभी तक, इतना फंड अभी तक मोबिलाइज नहीं हुआ। ठीक है, उसके चलते हमने ये भी कमिट किया था कि हम बहुत ट्रीज प्लांट करेंगे। ये अगेन COP21 में बातें करी गई थी पेरिस में, दैट वी विल प्लांट अ लॉट ऑफ ट्रीज, जिसके चलते हम 2.5 बिलियन से 3 बिलियन इक्विवेलेंट कार्बन डाइऑक्साइड को हम स्टोर कर पाएंगे। यानी कि इतने पेड़ पौधे हम ग्रो करेंगे, इतना एफॉरेस्टेशन करेंगे, दैट ये जो पेड़ पौधे हैं, ये जो जंगल होंगे, दे विल एक्ट एज reservoirs ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो ऑल दीज ट्रीज, ऑल दीज फॉरेस्ट, ऑल दीज वेजिटेशन विल हेल्प अब्सॉर्ब 2.5 to 3 बिलियन दोस्तों, बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। बट अभी हम इसका पूरा नहीं अचीव कर पाए हैं। वी हैव बेयरली अचीव्ड हाफ ऑफ द प्लेज्ड कार्बन सिंक बाय 2030। इंडिया नीड्स टू प्रोड्यूस 25 मिलियन to 30 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट कवर बाय 2030। So again, scope for improvement. Now, why does this upcoming COP, अभी just in a month, this meet is going to happen in Glasgow in UK. Now, why this is important? This is a great opportunity to reflect जो हमने कमिटमेंट्स पेरिस में करी थी 2015 में, और कैसे हम उन कमिटमेंट्स को और बेटर कर सकते हैं। ठीक है, और इंडिया हैज द एबिलिटी टू इंप्रूव इट्स ग्लोबल पोजिशनिंग बाय लीडिंग अ फेवरेबल क्लाइमेट गोल एस्पिरेशन फॉर द वर्ल्ड टू फॉलो। सो वी कैन लीड the developing countries, we can show, we can demonstrate by example, especially to the developing countries, and we can also inspire the developed countries who are very reluctant to move ahead in this particular area, to move ahead in terms of financing for meeting a greenhouse gas mitigation target. So we can inspire the developing and developed countries alike. So good role which we can play over here. So that's about it. अगला आर्टिकल है जी, अ डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम फॉर द फ्यूचर। ये हिंदू में कल आया था, किस कंटेक्स्ट में है? डिजीज सर्वेलेंस के कंटेक्स्ट में है। ठीक है, कि डिजीज सर्वेलेंस जरूरी क्यों है? तो अगर हम इसकी बात करें, सो बेसिकली द कॉलरा आउटब्रेक इन दिल्ली इन 1988 एंड द सूरत प्लेग आउटब्रेक इन 1994, दिस इंकरेज्ड the government of India to launch the national surveillance program for the communicable diseases in 1997. ठीक है, अब ये तो चलो 1997 की बात होगी कि हमने प्रोग्राम लॉन्च किया। इन द वेक ऑफ SARS आउटब्रेक इन 2004, इंडिया हैड लॉन्च्ड इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोजेक्ट ISDP। ठीक है, इसके अंडर फोकस क्या था? ISDP के अंदर फोकस था टू इंक्रीज द गवर्नमेंट फंडिंग फॉर डिजीज सर्वेलेंस। ठीक है, strengthening the laboratory capacity, training the health workforce, and having at least one trained epidemiologist in every district of India. Now, thanks to these efforts, thanks to this idea of integrated surveillance of disease, that our response towards the COVID-19 pandemic was better, especially in the first wave. अगर हमारे पास ये सर्वेलेंस एक्टिविटीज ना होती, अगर हमारे पास ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ना होता, डिजीज सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर ना होता, तो शायद हमारा रिस्पॉन्स जो है टुवर्ड्स COVID-19 वुड नॉट हैव बीन बेटर, राइट? सो इट वाज बेटर इन द फर्स्ट, कंसिडरिंग द काइंड ऑफ रिसोर्सेज वी हैड, कंसिडरिंग द टाइम gap we had for preparing ourselves. So when the COVID-19 pandemic struck, thanks to this IDSP, India could deploy teams of epidemiologists for this response. Now, why is disease surveillance necessary? ठीक है, so देखिए, इन अ वेल फंक्शनिंग, देखिए अब कहीं पे भी किसी भी वेल फंक्शनिंग सोसाइटी में, किसी भी वेल फंक्शनिंग कंट्री में लोग नहीं, देखिए सोसाइटी नहीं चाहेगी
कोई भी सरकार नहीं चाहेगा, कोई भी सरकार में किसी की भी सरकार हो, कि वहां पे लोग बीमार हो और अननेसेसरी लोग बीमार हो ही जा रहे हैं। चाहे डेंगू की बीमारी हो, चाहे निपा वायरस हो, चाहे कोरोना वायरस हो, एवरीबडी वुड वांट टू हैव एन एफिशिएंट रिस्पांस टू कंट्रोल द डिजीज। तो वो तो कंट्रोल द डिजीज हो गया, वो तो डॉक्टर्स करेंगे मेडिकेशन के थ्रू, ट्रीटमेंट के थ्रू। बट डिजीज सर्वेलेंस, के डिजीज कितनी जल्दी फैल रहा है, डिजीज कितनी जल्दी स्प्रेड हो रहा है और कैसे उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू पॉलिसी इनिशिएटिव्स, वो काम आता है सर्वेलेंस में। ठीक है, सो अगर हमारा सर्वेलेंस सिस्टम अच्छा होगा, सो एनी इंक्रीज इन द केसेस, एनी नंबर ऑफ इंक्रीज इन द केसेस कॉजिंग इलनेस विल बी आइडेंटिफाइड वेरी क्विकली। तो अभी हाल ही की बात करें तो Kerala was able to very quickly identify the first case of Nipah virus which happened in early September 2021. ठीक है, सो केरला को वैसे देखिए, अब केरला के पब्लिक हेल्थ स्ट्रक्चर को काफ़ी लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि उसका जो केरला का जो पब्लिक हेल्थ स्ट्रक्चर है बहुत ओवर एस्टिमेटेड है, दैट इतनी उसकी जो वाह लोग करते हैं, दे डोंट डिजर्व दैट क्रेडिट। बट वेल, द मैटर ऑफ द फैक्ट इज वेदर इट्स एबोला, वेदर इट्स जीका, वेदर इट्स निपा, दे डू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पब्लिक हेल्थ सेक्टर एंड दे डू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सर्वेलेंस सिस्टम, right, which is why they're able to detect. So before this disease becomes very contagious, before this spreads like a forest fire everywhere, so they are able to pick up and survey and identify कि कौन से वो pockets है जहां पे ये cases, जहां पे ये disease के cases आ रहे हैं। ठीक है, but states such as मध्य प्रदेश and हरियाणा where viral illness most likely डेंगू का सीजन चल रहा है, अब इस टाइम पे डेंगू का काफ़ी अब रहता है, डेंगू की बीमारी का बहुत खतरा रहता है, वेयर वायरल इलनेसेस मोस्ट लाइकली डेंगू आर कॉजिंग हॉस्पिटलाइजेशन बट नॉट बीइंग करेक्टली आइडेंटिफाइड। तो सर्वेलेंस मैकेनिज्म जो है कुछ स्टेट्स में तो अच्छे हैं अगर हम साउथ की बात करें, बट अगर हम अपनी हिंदी हार्ट बेल्ट की बात करें या अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, वहां पे हरियाणा हो, पंजाब हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पे डिजीज सर्वेलेंस एक्टिविटीज इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। नाउ द वे फॉरवर्ड, now the government resources allocated to preventive and promotive health services need to be increased by the funding। तो यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स को डिजीज सर्वेलेंस के लिए फंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद जो वर्कफोर्स है प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम में, चाहे वो रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में हो, दे नीड टू बी ट्रेन्ड इन डिजीज सर्वेलेंस। ठीक है, वो पूरा जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है, पूरे जो मेजर्स होते हैं डिजीज सर्वेलेंस के, उनको ट्रेन करना बहुत जरूरी है जो हेल्थ केयर सिस्टम में जो वर्कर्स हैं। ठीक है, लेबोरेटरी कैपेसिटी की बात करें तो अगर लेबोरेटरी कैपेसिटी जो भी हमने कोविड-19 में चलो अभी अपग्रेड करी है, स्पेशली इन द वेक ऑफ द सेकेंड वेव जो भी पीछे आया था, नाउ दैट नीड्स टू be very efficient and further on also this needs to be planned and repurposed to increase the ability to conduct testing for other public health challenges also। अभी तो कोविड-19 चलो काफी टाइम तक चैलेंज रहा पिछले 1.5 साल में, बट आने वाले टाइम में और भी चैलेंजेस आ सकते हैं। Who knows, डेंगू becomes a very big challenge in the coming times, निपा वायरस becomes a very big challenge, all these diseases are happening। ठीक है, एंड उसके चलते ये जो सारे डिजीजेस हैं they are all zoonotic diseases, be it निपा वायरस in Kerala or the avian flu or the bird flu in other states। So this is a reminder कि how important it is the interconnectivity of animal and human health both। ठीक है, and lastly but not the least, the state governments need to work in tandem with the municipalities, the local urban bodies, so that they can develop joint action plans। चलिए अगला आर्टिकल ये आज आया हिंदू में, when global firms disengage employment suffers। नाउ किस कंटेक्स्ट में है ये आर्टिकल, ये देखिए, अभी आप जैसे भी रिसेंटली आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा दैट फोर्ड ने अपने जो ऑपरेशंस है, बिजनेस ऑपरेशन है, वो इंडिया में एग्जिट कर दिए हैं, शट डाउन कर दिया है। सो कंटेक्स्ट है द एग्जिट ऑफ ग्लोबल फर्म्स फ्रॉम इंडिया एंड द इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो चलिए अब कंसर्न्स की बात करें तो अभी हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने एक रिपोर्ट निकाली थी। उस रिपोर्ट के हिसाब से जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बढ़ चुका है, खास करके एक महीने में। तो जुलाई से अगस्त तक अगर हम कंपैरिजन करें तो जुलाई में अगर अनएम्प्लॉयमेंट 7% था तो अगस्त में वो 8.3% हो चुका है। इसके चलते क्लोज टू 2 मिलियन जॉब्स यानी कि क्लोज टू 20 लाख जॉब्स वर लॉस्ट इन 1 मंथ अलोन। ठीक है, एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू कि अब बहुत सारे इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में लॉकडाउन खुल चुका है, अब लॉकडाउन नहीं है। इसके चलते अभी भी 20 लाख लोग अनएम्प्लॉयड हैं, खास करके वो भी एक महीने में। ठीक है ना, अब ये तो चलो स्ट्रक्चरल इश्यूज हो गए, चलो स्ट्रक्चरल इश्यूज है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, गरीबी है, महंगाई है, चलो वो सब चलते रहते हैं इश्यूज। बट द प्रॉब्लम ऑफ दीज बिग फर्म्स लाइक फोर्ड और लाइक नोकिया वाइंडिंग अप देयर बिजनेस और इवन सिटी बैंक, अगर ये जो फर्म्स हैं, ये जो कंपनीज हैं, बहुत बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, टीएनसीज कहते हैं इनको, अगर ये अपना काम धंधा बंद करते रहेंगे इंडिया में
तो लोगों के पेट पे लात पड़ेगी। इतने सारे लोग जो है स्किल्ड वर्कफोर्स है जो इन कंपनीज में काम करते हैं, वो कहाँ जाएंगे काम करने के लिए, ठीक है। तो अभी रिसेंट एग्जांपल है, 25 साल का जो एक्सपीरियंस रहा था, 25 साल का जो ऑपरेशन रहा था फोर्ड का इंडिया में, नाउ दे हैव डिसाइडेड टू एग्जिट इंडिया। नाउ द रीजंस हम यहाँ पे ये नहीं डिस्कस करने वाले कि क्या कारण रहे थे, वट एवर द रीजंस माइट बी, ठीक है। अब उनकी अपनी मर्जी है यार, अब फोर्ड हो या नोकिया हो, वो कहीं पे भी जाके अपना प्लांट खड़ा कर सकते हैं, उन्होंने अपना देखना है। देखिए अब एक कैपिटलिस्ट ने देखना है कि उसको प्रॉफिट कहाँ पे आएगा ज्यादा, उसको कितने कम दाम में लैंड मिलेगा, उसको कहाँ पे ज्यादा अच्छा स्किल्ड वर्कफोर्स मिलेगा, क्या उसके पास इंसेंटिव्स हैं, क्या बेटर टैक्सेशन पॉलिसीज हैं जो कि वहां की होस्ट इकोनॉमी, चलो यहाँ पे इंडिया है, कल को मान लो फोर्ड कहे कि मैं ताइवान में अपना प्लांट खोलूंगा एग्जाम्पल के तौर पे, तो क्या ऐसे इंसेंटिव्स हैं जो कि फोर्ड को मिल रहे हैं फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इकोनॉमी। तो वो एक कंपनी की अपनी ऑटोनॉमी है, बंद करना या खोलना, दैट इज फाइन। बट इसके चलते हमारा कंसर्न क्या है, 4,000 people who are directly employed in Ford, they will be affected. And let me tell you, this is skilled workforce. They have worked in this company for many years. Who will take these people? Because obviously they were working at a very higher salary. Now wherever they will start working again, so जो बाकी small firms है, हर कोई Ford जितनी कंपनी तो नहीं है, हर किसी के पास Ford जितनी कैपेसिटी तो नहीं है। Now who will hire them? They won't be able to pay out that much. ठीक है। Now impact of FDI on employment की अगर हम बात करें, सो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट जॉब्स इन मैन्युफैक्चरिंग, हम बार बार ये बात कहते हैं कि हमको एग्रीकल्चर इकोनॉमी से नॉन फार्म जॉब्स के टुवर्ड्स जाना पड़ेगा, बिकॉज एग्रीकल्चर पे हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। और अगर एग्रीकल्चर पे हमारी डिपेंडेंसी ज्यादा रहेगी तो हम फिर ऑलरेडी हमारा एग्रीकल्चर भी इतना प्रोडक्टिव नहीं है, इतनी रेम्यूनरेटिव इनकम हमारे एग्रीकल्चर से नहीं आती है। सो वी वोंट बी एबल टू अपलिफ्ट पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी अनलेस वी डोंट फोकस ऑन नॉन फार्म जॉब्स। तो उसके लिए हमको मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। वो ऐसे तो नहीं बढ़ जाएगी कह के कुछ मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर इंडिया, ऐसे कहने से तो नहीं बन जाएगी। इन्वेस्टमेंट चाहिए, या तो सरकार इन्वेस्ट करे। अब सरकार के पास लिमिटेड सोर्सेज इन्वेस्ट करने के लिए, अगर सरकार अपनी इन्वेस्टमेंट कर चुकी है तो सरकार के साथ साथ जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, खास करके जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, वो भी बहुत जरूरी है। बिकॉज रिजॉर्टिंग टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट टू augment the domestic capital formation is the correct approach, and India has been pursuing this approach. सिर्फ सरकार पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकती है, साथ के साथ हमको फॉरेन एफडीआई भी चाहिए। हमारे पास एफडीआई काफी आता भी है। सो एफडीआई आएगा तो हमारी कैपेसिटीज बढ़ेंगी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज, जॉब्स बढ़ेंगी, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, ठीक है। सो इनवर्ड एफडीआई जो है दैट डज जनरेट जॉब्स बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली थ्रू एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज। अब यहां पे एक ऑब्जर्वेशन आ जाता है, ठीक है, एफडीआई डज हेल्प इन क्रिएटिंग अ मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, एफडीआई डज ब्रिंग इन अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज, चाहे वो कोई भी हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो। पैसे का रंग नहीं देखना चाहिए, पैसा आ रहा है बस वो जरूरी है, ठीक है। सो वट एवर इट इज, बट कुछ अनसर्टनिटीज भी आ जाती हैं, कुछ फिर यहाँ पे चैलेंजेस भी आ जाते हैं। सो अनसर्टनिटीज ऑफ ग्लोबल कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, अब वो कंपनी कितने डेट में है, कितने कर्जे में है, ठीक है, या चेंजेस इन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, फर्म्स होम इकोनॉमी। तो अगर उसके, जैसे मान लीजिए अगर फोर्ड है, वो बेसिकली अमेरिकन कंपनी है, तो वहां पे कैसी मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन है, उसके चलते क्या पता उनको, फोर्ड को लगे कि हमको इंसेंटिव ज्यादा है, अमेरिका में अपना प्लांट खोलें या किसी और कंट्री में हम प्लांट खोलें। या अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की डोमेस्टिक एनवायरनमेंट कैसा है, कि क्या उनको इंसेंटिव मिल रहा है कि वो अपने ऑपरेशंस कंटिन्यू करें इंडिया में। तो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। एफडीआई तो अच्छा है, बट एफडीआई के चलते चैलेंजेस भी बहुत आते हैं, बिकॉज सी यू कांट फोर्स समबडी दैट लुक यू हैव बीन इन्वेस्टेड ओवर हियर फॉर 25-30 years, यू विल कंटिन्यू टू बी इन्वेस्टेड ओवर हियर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। दैट कैन नॉट हैपन। सिटी बैंक ने एग्जिट कर दिया अपना रिटेल बैंकिंग बिजनेस, कैन यू उनका गला तो नहीं पकड़ सकते ना कि आप वापस आइए यहाँ पे, आपने क्यों एग्जिट कर दिया। वी कांट से दैट, बिकॉज उनकी मर्जी, वो अपना पैसा लेके आए थे, अपना रिसोर्सेज लेके आए थे, अब नहीं उन्होंने काम करना, दैट इज देयर चॉइस, दैट इज देयर स्वीट विल, ठीक है। नाउ हाउ डज द एग्जिट ऑफ बिग फर्म्स इंपैक्ट द होस्ट इकोनॉमी, यानी कि वी पीपल, द इंडियंस, ठीक है। नाउ दिस क्रिएट्स एप्रीहेंशंस अमंग द अदर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। वो कहेंगे भाई फोर्ड एग्जिट कर गया, नोकिया एग्जिट कर गया, ठीक है, आपका सिटी बैंक एग्जिट कर गया, तो भाई क्या इंडिया में ऐसे कुछ स्टेबिलिटी नहीं है जो एग्जिट कर रहे हैं लोग। और हम यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए रिपोर्ट्स मैनिपुलेट करते हैं। हम यहाँ पे कहते हैं कि इंडिया में बहुत एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली क्लाइमेट है, आइए यहाँ पे इन्वेस्ट करिए। तो अगर ऐसे एग्जिट करते रहे सारे के सारी कंपनीज, तो फिर वो हमारी जो छवि है, हमारी जो इमेज है, वो ज्यादा अच्छी नहीं होगी दुनिया में। चाहे हम जितने मर्जी टूर्स लगा लें बाहर जाके, जितने मर्जी हम डिप्लोमेसी कर लें, बट अगर कंपनीज एग्जिट करना शुरू कर देंगी तो बाकी कंपनीज को लगेगा कि इंडिया में इन्वेस्ट करना इज डेंजरस, इट्स नॉट स्टेबल, एंड देयरफॉर दे विल नॉट हैव एनी इंसेंटिव टू मेक फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स इन आवर कंट्री, ठीक है। नाउ द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ जॉब्स, अगेन एफडीआई चले गया, एफडीआई कम आएगा, इन्वेस्टमेंट कम होगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होंगी, जो कंपनीज एग्जिट कर रही हैं वो ऑब्वियसली अब लोग बेरोजगार हो जाएंगे वहां पे जो पहले काम करते थे। नाउ दिस ऑल्सो क्रिएट्स मिसमैच इन द लेबर मार्केट। हाउ? सो देयर आर टू थिंग्स ओवर हियर।
पहली बात, एकदम से सडनली जाकर कोई बहुत बड़ी कंपनी शट डाउन कर जाती है तो जो हाई स्किल्ड वर्कर्स थे, अब उनको काम की तलाश होगी, उनके पास अब काम नहीं है, वो क्या करेंगे? वो नौकरी ढूंढेंगे, कुछ ना कुछ तो करना ही है ना, खाली पेट तो नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली उसके लिए वो जाएंगे। अब फोर्ड जितनी कंपनीज इंडिया में ज़्यादा तो नहीं है, हर कोई कंपनी फोर्ड जैसी तो नहीं है, बट अब कहीं पे वो जाएंगे, उसके चलते वो क्या करेंगे, दे विल ब्लॉक द अपॉर्चुनिटीज फॉर द फ्रेशर्स। बिकॉज अब फ्रेशर्स जो छोटी मोटी कंपनीज में काम करना शुरू करेंगे, वो अपना करियर किसी छोटी मोटी फर्म से शुरू करेंगे, तो अब उनको नौकरी चाहिए जो हाई स्किल्ड वर्कर्स हैं, सो दे विल एंड अप ऑब्स्ट्रक्टिंग द वर्क विच वॉज मेंट फॉर the freshers or for the lower skilled workforce. And the other thing, now this will happen, this will create another impact, that the lower skilled workers, they might end up getting jobs in very very small firms, in other small firms, and they don't have the capacity to absorb the skilled workforce. So this is a mismatch happening. The lower skilled workforce ने जिस कंपनीज में काम करने जाना था, वहां पे हायर स्किल्ड वर्कफोर्स आ रहा है जिनको ले ऑफ किया गया है, और जो बहुत छोटी कंपनीज थी जहां पे लोअर स्किल्ड वर्कफोर्स अभी अपना अगर करियर शुरू करेगा तो वो भी सही नहीं है। सो दैट्स अ मिसमैच, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग डिस्टर्ब्स द होल इक्वेशन। Conclusion, so process of an internationalization of production is driven by the big firms by investing in and out of the developing economies. You can't tell these firms, these are transnational corporations, they control the economy, they control so many things, तभी इनको TNCs कहते हैं, बहुत बड़े players हैं ये, एक तो MNCs होते हैं, TNCs हैं। You can't tell them that no, you have to be invested over here. It is their choice. What is the incentive they are seeing in other countries, कि वहां पे वो अपना प्लांट सेटअप करे, वहां पे वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लेके आए, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज लेके आए। नाउ दैट इज देयर ओन विश, यू कांट चैलेंज देम, ठीक है। इवन दो वी आर लिविंग इन अ मार्केट इकोनॉमी वर्ल्ड, बट वी कांट फोर्स देम टू स्टे ओवर हियर, ठीक है। डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट शुड स्टेप इन। अगर ऐसा कुछ होता है कि फर्म्स दे आर लेइंग ऑफ, वो यहां से इंडिया से अपना काम धंधा बंद करके जा रही हैं, जो बहुत बड़ी फर्म्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो हमको जो हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज है, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पे फोकस करना चाहिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस करना चाहिए, ताकि हम इंश्योर्ड रहे इन द वेक ऑफ एग्जिट ऑफ दीज बिग कंपनीज। चलिए अगला है द स्ट्रेटेजिक पब्लिक सेक्टर। ये आज इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया दोस्तों, काफी अच्छा आर्टिकल है। कंटेक्स्ट क्या है, दैट इंडिया मस्ट स्ट्रेंथन इट्स पब्लिक सेक्टर। चलो ये बात तो होगी कि प्राइवेटाइजेशन जरूरी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जरूरी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जरूरी है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जरूरी है, कंजम्पशन जरूरी है, एटसेट्रा एटसेट्रा, फाइन। बट एक और बात है कि हमारा एक बहुत स्ट्रांग पब्लिक सेक्टर भी है। अब हम बात करते हैं कि जी आत्मनिर्भरता की, मेक इन इंडिया की, कि यहाँ पे आइए इन्वेस्ट करिए। हम ये भी बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की, एयर इंडिया को प्राइवेटाइज कर देंगे, भारत पेट्रोलियम को प्राइवेटाइज कर देंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। और हम फिर ये भी कहते हैं कि अभी हम नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की बात करें, दैट जो हमारे असेट्स हैं उस पर प्राइवेट कंपनीज उसको बाय करें कुछ 25-30 साल के टाइम पीरियड के लिए। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट अगर हम अपने पड़ोसी देश की बात करें, चाइना की बात करें, तो चाइना ने हमसे कहीं गुना ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ देखी है। पर चाइना का जो रिलायंस है और चाइना का जो फोकस है वो उनकी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस पे, उनके सरकारी कंपनीज पे रहा है, खास करके पिछले 20 सालों में। और उन्होंने कितनी सारी कंपनीज, चाहे वो आईटी की हो, ऑयल फील्ड्स की हो, कोल की हो, अमेरिका में हो, यूरोप में हो, एक्वायर करी हैं। तो आप ये बात जान के हैरान रह जाएंगे कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट ओनली इन द यूएस वाज $2.7 ट्रिलियन, व्हाइल यूरोप रिसीव्ड अनदर $1 ट्रिलियन, और इंडिया की इकोनॉमी का साइज ही $2.8 ट्रिलियन। यानी कि जितना हमारी इकोनॉमी का साइज, जितना हमारी जीडीपी का साइज है, सॉरी, जितना हमारी करंट जीडीपी है, उतनी इन्वेस्टमेंट तो चाइना ने सिर्फ यूएस में करी हुई टू अक्वायर द यूएस कंपनीज, ठीक है। नाउ ये तो हम प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं पिछले 30 सालों से, चलो अच्छी बात है। बट क्या ये चीज इंडियन पॉलिसी मेकर्स के दिमाग में नहीं आई कि जो हमारा पड़ोसी देश है, जो अभी हमको बहुत इश्यूज पे चैलेंज भी कर रहा है, बहुत सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं, बट वो तो अपने प्राइवेट सेक्टर पे कम और पब्लिक सेक्टर पे ज्यादा एम्फोसाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके चलते अंडर द एनडीए गवर्नमेंट इन 1998 व्हेन अटल बिहारी वाजपेयी वाज द प्राइम मिनिस्टर, तो नवरत्न स्कीम शुरू करी थी, वेयर बाय large profit making public sector enterprises were granted autonomy in strategic and operational decisions, ताकि वो भी बाहर फॉरेन कंट्रीज में जाके इन्वेस्टमेंट कर सके, फॉरेन एसेट्स एक्वायर कर सके, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। अब नवरत्न स्कीम के अंदर महारत्ना कंपनीज थी, मिनी रत्ना कंपनीज थी, नवरत्ना कंपनीज थी, ठीक है। तो 14 नवरत्ना कंपनीज हैं, ठीक है। सो जैसे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो आपके नवरत्ना में आ जाती है, ओएनजीसी जो है आपके महारत्ना में आ जाती है, ठीक है। तो ये कैटेगराइजेशन थी कंपनीज की। तो ये एनडीए गवर्नमेंट के टाइम की हुई थी, जिसको बहुत आगे अच्छा वेरी वेल फॉरवर्ड कैरी ऑन किया गया था यूपीए 1 के टाइम पे, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। बट एक बात की कमी थी, वो ये था कि ज्यादा, चलो बात तो कर दी, ऑटोनॉमी दे दी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को कि बाहर जाके आप एक्विजिशन करिए, इन्वेस्टमेंट करिए, बट यहां पे उनको हम फंडिंग कितनी दे रहे हैं वो एक्विजिशन करने के लिए, ठीक है। अगर हम स्टेट उनको थोड़ी फंडिंग देगा, स्टेट उनको थोड़ा सपोर्ट करेगा कैपिटल वाइज, तो उनकी कैपेसिटी बढ़ेगी,
ठीक है, तो वो चाइना की जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है उनको भी चैलेंज कर पाएंगे। नाउ व्हाट हैज बीन द जर्नी ऑफ द स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस इन इंडिया सो फार? इन 2004 द लॉस मेकिंग पीएसयूज वर शट डाउन। सो लेट गो ऑफ द स्मॉल, जो छोटी छोटी कंपनीज उनको कोई नहीं, जो छोटी सरकारी कंपनीज उनको कोई नहीं, बंद कर दो, शट डाउन कर दो, वो वीक है। और जो बड़ी कंपनीज हैं, जो बड़ी सरकारी कंपनीज हैं, उन पे फोकस करो, वो और एक्विजिशंस करें, वो और एसेट्स एक्वायर करें, ये फोकस किया गया था। ठीक है, सो पीएसईज वर डोमिनेंट इन पावर, पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स एक्सेट्रा। द प्रॉफिट्स की बात करें सेंट्रल पीएसईज बाय 2018, so that stood at 1,75,000 crore, which is up from 43,000 crore in 2003-2004। ठीक है, नाउ इंडियन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आज के टाइम पे भी वो उनकी जो कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, बहुत ज्यादा है, एंड दे हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, स्पेशली in the growth of the stock market also, right? I'm not talking about the current trend, in general. So this trend I'm talking since the last 20-25 years. ठीक है, now PSE has played a major role in increasing capital formation and accelerating growth. So 2007 तक तो, और let me also tell you, हमारी इकोनॉमी ने 8% 9% जीडीपी ग्रोथ भी देखी थी 2004 से 2011 के पीरियड में, तो उस टाइम पे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का बहुत रोल रहा था। ठीक है, अब प्रेजेंटली इंडियन गवर्नमेंट ये कह रही है दैट वी आर रेडी टू प्राइवेटाइज इंडियाज मोस्ट वाइटल एंड सिग्निफिकेंट पीएसईज लाइक भारत पेट्रोलियम, लाइक शिपिंग कॉर्पोरेशन, लाइक ओएनजीसी। सो एनी गेस कि कौन सी कंट्री विल लव टू एक्वायर इन दीज एसेट्स? एनी गेस? Who else? चाइना, हमारा पड़ोसी देश। तो चाइना वुड लव टू इन्वेस्ट इन दीज एसेट्स, इंडियन एसेट्स। तो चाइना ने तो अमेरिकन एसेट्स एक्वायर करे, यूरोपियन एसेट्स एक्वायर करे, तो इंडियन एसेट्स ये कंपनीज क्यों नहीं चाइना एक्वायर कर सकता? कोई बड़ी बात नहीं है चाइना के लिए। नाउ व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ नॉट स्ट्रेंथनिंग द पीएसयूज? तो पहली बात, गवर्नमेंट की जो ये रिफ्यूजल रहा, गवर्नमेंट ने जो सपोर्ट नहीं किया पीएसयूज को एट क्रिटिकल मोमेंट्स, दिस हैज लेफ्ट wide gaps in key industrial capabilities. So for example, collapse of Hindustan Machine Tools, India is forced to import 80% of its machine tools, the bedrock of manufacturing। कहाँ से आ रहे हैं? चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और फिर हम कहते हैं कि चाइना ने अगर यहाँ पे अटैक करा तो हम पबजी को डिलीट कर दें, टिकटॉक को डिलीट कर दें, उससे हम चाइना को काउंटर कर लेंगे। आगे आपके सामने है। ठीक है, द गवर्नमेंट्स रिलक्टेंस टू सपोर्ट भेल हैज फ्लडेड द इंडियन पावर सेक्टर विद चाइनीज इक्विपमेंट। फार्मा की बात करें, फार्मास्यूटिकल पीएससीज की बात करें, लाइक आईडीपीएल एंड एचएएल, जो एक टाइम पे इंडिया का प्राइड था, गौरव था, बहुत प्राउड था इस चीज को लेके। अभी हम जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, वो कहां से मंगा रहे हैं? एपीआई जिसकी बात करते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, चाइना से। ठीक है, तो हम अपना पब्लिक सेक्टर्स जो है वो क्यों इतना वीक कर रहे हैं? और फिर हम बात करते हैं कि चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत है। ठीक है, वी एंड अप इंपोर्टिंग लॉट फ्रॉम चाइना। हम अपने पब्लिक सेक्टर को स्ट्रेंथन करें, वो ज्यादा बेटर है। इंडिया इज लार्जली एब्सेंट इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक सोलर वेफर्स, कंप्यूटर चिप्स और ईवी बैटरीज। ठीक है, और इसके चलते अगर हम शिपिंग कॉर्पोरेशन की बात करें तो जो शेयर है ऑफ इंडियाज मैरीटाइम ट्रेड, दैट हैज डिक्लाइंड। कहां वो 40% था 1989 में? कहां जो मैरीटाइम ट्रेड है इंडिया का, दैट इज टुडे जस्ट 6%। एंड एनी गेसेस? ये जो हमारा ट्रेड हो रहा है, जो कार्गो ट्रेड हमारा हो रहा है, कौन सी कंट्री की शिप्स पे, कौन सी कंट्री की शिप्स पे हो रहा है? कौन सी वो कंट्रीज है जो हमारा कार्गो, कौन सी वो कंट्री जिसकी शिप्स में हमारा कार्गो ट्रेड ज्यादा जा रहा है? चाइना। सो हम चाइना को ऐसे ही मौका दे रहे हैं, लेवरेज दे रहे हैं, देन वी से that we will end up deleting PUBG, end up deleting TikTok and all these apps to have a psychological warfare with the Chinese. Well, we have to increase our industrial capacities. We have to increase our manufacturing capacities, and all these companies, all these public sector enterprises, they are India's pride. Taxpayers का पैसा लगा है यहाँ पे इतना ज़्यादा, इतने सालों से। ठीक है, तो इनको और स्ट्रेंथन करना चाहिए, इनको और रिजॉल्व करना चाहिए, इनमें गवर्नेंस बेटर करनी चाहिए, ना कि इनको आउटराइटली सेल कर दो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए, बहुत अच्छी बात है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, बहुत अच्छी बात है, बट ये हमारा प्राइड है। सो वी शुड नॉट जस्ट ऐसे सेल पे नहीं लगानी चाहिए हमको, जो हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है। ठीक है, अगला आर्टिकल है, इंडिया इज नॉट अ बाय स्टैंडर इन दी ऑकस सागा। कंटेक्स्ट क्या है? ऑकस वर्सेस क्वाड। बहुत आर्टिकल्स ऑकस को लेके आ रहे हैं न्यूज़पेपर्स में। अभी मोदी जी भी वहां पे अमेरिका में है, तो क्वाड को लेके भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्वाड को लेके भी आर्टिकल्स आ रहे हैं पिछले काफी टाइम से, और आगे जाके भी आते रहेंगे। बहरहाल कंटेक्स्ट इस आर्टिकल में है, इज इट एन ऑकस वर्सेस क्वाड मूवमेंट? क्या कुछ ऐसी स्थिति हो रही है कि ऑकस का अलायंस हुआ है? ऑकस को लेके हमने बात करी है कि यूएस ने और यूके ने, वैसे ज्यादातर तो यूएस ने, बिकॉज यूएस हैज अग्रीड टू सप्लाई द न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी टू ऑस्ट्रेलिया, कि न्यूक्लियर सबमरीन्स कैसे बनाते हैं वो टेक्नोलॉजी हम ऑस्ट्रेलिया को सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ऑकस अलायंस बन गया। इसके चलते बहुत सारे देश, खास करके जो यूएस के जो साथी हैं, फ्रांस की बात करें तो वो अपसेट है। अपसेट होने के दो कारण है, एक तो यूएस, एक तो फ्रांस कहता है कि हमको कंसल्ट नहीं किया कर, दूसरी बात फ्रांस कहता है कि हमारी खुद की $66 बिलियन की डील थी विद ऑस्ट्रेलिया, उस डील का क्या हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया ने भी हमको बैकस्टैप किया, यूएस ने भी हमको बैकस्टैप दिया। इसके चलते जो बिडेन को भी बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है। ठीक है, और
अमेरिका ने बहुत क्लियर कर दिया है कि भाई देयर कैन बी नो जॉकस, यानी कि देयर कैन बी नो जापान, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया इन दिस अलायंस, एंड देयर कैन नो बी जैकस, यानी कि देयर कैन बी नो जापान, इंडिया, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया इन दिस अलायंस। ठीक है, तो ये 3 कंट्रीज यहाँ पे होंगी और हमारी जगह बनी हुई है, और यहाँ पे और कोई देश नहीं आ सकता। क्वाड है वो अपनी जगह है, अमेरिका ने बहुत बहुत कैटेगोरिकली कह दी है, बट ऑकस में सिर्फ हम 3 देश रहेंगे। ठीक है, अब इसके चलते इंडिया को क्या टेंशन है, इंडिया के क्या एप्रीहेंशन है, उसकी बात करते हैं। तो एप्रीहेंशन पहला तो ये है कि दिस, अब इंडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस है, इंडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है इंडियन ओशन रीजन में। ठीक है, दे हैव, आवर नेवी एंजॉयज अ स्ट्रॉन्ग डोमिनेंस इन दिस रीजन। अब इसके चलते दिस माइट इरोड इंडियाज रीजन्स, द इंडियाज रीजनल प्री एमिनेंस, बिकॉज अब ऑस्ट्रेलिया के पास न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी आएगी। हमको ये था कि जब हम अलायंस में है क्वाड के साथ, तो यूएस हमको ये न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी दे देगा, हमको इस बात की होप थी, एक्सपेक्टेशन थी। बट नाउ हमारी नेवी को चैलेंज है, नो डाउट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया अच्छे दोस्त हैं, बट अगेन हमारी जो डोमिनेंस है उसको एक इंपैक्ट तो पड़ेगा ना, कि अब किसी और देश के पास वो टेक्नोलॉजी है जो हमारे पास नहीं है। ठीक है, और इतने सालों से अमेरिका ने भी कहा है कि भाई, अमेरिका ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया है कि जो इंडियन नेवी है दैट इज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, बट वी आर नॉट बिल्डिंग सबमरीन्स एट अ पेस कमेंसुरेट विद द नीड्स। ठीक है, अब वो सबमरीन्स बनाने के लिए हमारे पास कैपिटल भी होना चाहिए, टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। अभी तक हम रशियन टेक्नोलॉजी पर रिलाई कर रहे थे, बट अमेरिकन टेक्नोलॉजी जो है न्यूक्लियर सबमरीन की, वो ज़्यादा एडवांस्ड है। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी परस्यूट ऑफ, अगर हम टेक्नोलॉजी परस्यूट बाय इंडिया की बात करें, सो देखिए टेक्नोलॉजी हमारे पास रशिया की तो है। ठीक है, अब इंडिया हैज़ रिलाइड ऑन रशिया फॉर अ लॉन्ग टाइम, हमारे स्पेस प्रोग्राम्स हो, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो, तो रशिया और इंडिया का बहुत पुराना, ऑल्दो हम कहते थे अपने आप को नॉन अलाइंड है, बट हमारा जो बायस था, जो लीनिंग्स थे, दैट वाज मोर टुवर्ड्स रशिया। ठीक है, तो हिस्टोरिकली वी हैव गुड रिलेशन विद रशिया, और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी हमको रशिया से मिली है काफ़ी। ठीक है, तो इंडिया का जो फर्स्ट सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक मिसाइल है, जो न्यूक्लियर सबमर्सिबल बैलिस्टिक मिसाइल अरिहंत, वो भी उसकी जो टेक्नोलॉजी हमको रशिया से मिली है। ठीक है, इंडियन नेवीज इंडिजिनस SSN प्रोग्राम however requires a nuclear reactor which is more powerful than the nuclear reactor installed in Arihant. Why? Because जो nuclear reactor जो installed है Arihant में, that is installed on a non-war fighting platform. अब ये advanced टेक्नोलॉजी है यूएस के पास है, जो कि वो ऑस्ट्रेलिया को दे रहा है। ठीक है, by formation of Quad, India was expecting that okay, now we are forming an alliance, now US might be kind to us, US might give us this efficient nuclear technology, US might provide the Indian Navy with nuclear submarine propulsion technology. But the US said that no, we will not provide any technology in this Quad block. But it is, अब US है, वो जिस मर्जी को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करे। ठीक है, एक्सपर्ट सजेस्ट इंडिया मस्ट सीज दिस अपॉर्चुनिटी टू पुश फ्रांस। तो यहाँ पे ये बात करेगी कि कैसे इंडिया फ्रांस के साथ अपनी एंगेजमेंट बढ़ा सकता है। देखिए, इंडिया को साइड नहीं लेना किसी कंट्री का, बिकॉज ये सारी कंट्रीज इंडिया के दोस्त हैं। ठीक है, अभी पता चले कि इंडिया फ्रांस का साइड ले ले कि चलो फ्रांस नाराज है ऑस्ट्रेलिया से और यूएसए से, तो हमने फ्रांस का साइड ले लिया, कल को ये सारे इकट्ठे होकर हमारा गला पकड़े। ठीक है, तो हमको ये नहीं काम करना दैट वी हैव टू टेक साइड्स। बट यहाँ पे इंडिया के पास मौका है कि कैसे इस झगड़े में बिटवीन फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएसए, कैसे इंडिया फ्रांस के साथ अपनी जो एंगेजमेंट है ज़्यादा डीपन कर सकता है, बिकॉज फ्रांस का बहुत मेजर रोल है इंडियन ओशन रीजन में। ठीक है, now way forward, now having said all that, India cannot be seen taking sides in this feud, in this dispute among friends. ये सब friends है। ठीक है, अभी लड़ाई हो गई है, but you know in international relations nothing is permanent. There are no permanent enemies and no permanent friends. It's all about self-interest. Maybe today's self-interest makes Americans more inclined towards Australians and the Britons, but tomorrow you never know what situation might take place. So this would not be wise, shall we say, for India to take a very assertive stand in favor of any of the countries. ठीक है, नाउ इंडियन ऑफिशियल्स रिकॉग्नाइज, अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का भी दोस्त है, इंडिया को हालांकि ये बात कंफर्टेबल, इंडिया इज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द फैक्ट दैट ऑस्ट्रेलिया के पास न्यूक्लियर सबमरीन टेक्नोलॉजी आई है, जिसकी तलाश इंडिया बहुत सालों से कर रहा था, बट इंडिया को नहीं मिला। अब इसके चलते ऑस्ट्रेलिया को मिल गई वो टेक्नोलॉजी, लेकिन अब इंडिया ये तो नहीं कह सकता ना कि हम भी नाराज हैं, जैसे फ्रांस नाराज है तो हम भी नाराज हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ कि हमको नहीं मिला, वो अभी इंडिया नहीं कह सकता। तो इंडिया हैज़ टू वर्क वेरी डिप्लोमेटिकली। आपको नाराजगी है, आपको कंफर्टेबल नहीं है इस चीज़ से, बट इवन देन you'll have to appreciate and you'll have to congratulate these people that okay fine, you guys have the technology now, well, good enough. Now India by some accounts would like to deepen now this is the most sensible thing, you engage with France more strategically, you engage with France on bilateral issues involving nuclear technology for submarines also. You can engage with France on that issue also. You can leverage
from this fight between France and Australia, but it won't be wise to take a stand of a particular country, क्योंकि उससे क्या होगा, अगर इंडिया फ्रांस का स्टैंड लेता है तो दैट वुड बी सीन कि इंडिया अगेंस्ट हो रहा है अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के और यूके के। तो दिस इज द लास्ट थिंग विच इंडिया वुड वांट। तो मेनी इश्यूज जिसके ऊपर इंडिया फ्रांस के साथ एंगेज कर सकता है, और फ्रांस हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द इंडियन ओशन रीजन, सो दिस गिव्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू एंगेज डिप्लोमैटिकली विद फ्रांस। सो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे ट्यूसडे को और एडिटोरियल एनालिसिस के साथ। सो आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, एग्जाम पास में है, और टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो। जय हिंद।